In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर वसीमुर रहमान है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में रैंक 157 हासिल करी है। लास्ट ईयर 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 281 सिक्योर किया था और उससे मैं अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में हूँ। मैंने अपनी जर्नी में 5 प्रीलिम्स, 5 मेंस और 5 इंटरव्यू दिए हैं और इस वीडियो में मैं वो सारी स्ट्रेटजी को शेयर करने की कोशिश करूँगा जो मेरे लिए वर्क करी। एंड इन प्रीलिम्स आई वाज एबल टू कंफर्टेबली गेट above 115 marks to in the range of 130, which was a comfortable margin जो आपको प्रीलिम्स में अश्योर कर देती है कि आप मेंस लिख रहे हैं, सो दैट आप वेट ना करें प्रीलिम्स के रिजल्ट आने का। सो वो 15-20 दिन बचते हैं। सो जो भी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी उस पर हम एक एक करके बात करेंगे। पहली फंडामेंटल इशू ये है कि इस एग्ज़ाम को तैयार करने के 2 अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच ये है जिसमें कैंडिडेट्स प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड करते हैं और उनके मेंस और प्रीलिम्स के नोट्स साथ रहते हैं, रिसोर्सेज भी एक तरह से रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं। दूसरा अप्रोच ये है जहाँ पे आप प्रीलिम्स को अलग काउंट करते हैं और मेंस को अलग काउंट करते हैं, बिकॉज दोनों की डिमांड अलग है। एग्ज़ाम सेम है बट द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस दे आर डिफरेंट। सो मैंने ये सेकंड अप्रोच फॉलो करी जहाँ पे मैंने प्रीलिम्स को मेंस से अलग माना। जो अप्रोचेस थी, बिकॉज आपको प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं विद इन 2 आवर्स, आपको सीसैट सॉल्व करने हैं विद इन 2 आवर्स। सो वो अप्रोच मेंस से काफ़ी अलग होगी, इसलिए मैंने कोशिश करी कि प्रीलिम्स को मैं अलग रखूं और मेंस को मैं अलग रखूं। जो रिसोर्सेज हैं वो अलग रहेंगे, जो नोट्स हैं वो अलग रहेंगे। ब्रॉडली मे बी 10-15% का वो ओवरलैप होता है, दैट वी विल टेक केयर ऑफ। बट इस अप्रोच के साथ मैंने शुरू से ही ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर ली कि प्रीलिम्स आई हैव टू डू इट सेपरेटली फ्रॉम मेंस। नाउ अगर प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे पहले जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं, 8 से 9 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स की सबसे पहले आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, सबसे पहले आप जाएं और जो सिलेबस है, सिलेबस को उठाकर देखें। एंड सिलेबस क्या है कि बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में है, सो पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल कम्स इनटू दिस। तो मैंने क्या करा कि कुछ वेबसाइट्स हैं, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम्स, आप सर्च करेंगे तो उन वेबसाइट्स पे क्या है, माइक्रो लिस्टिंग की हुई है सब्जेक्ट वाइज कि यूपीएससी में अगर इस सिलेबस के इस पार्ट से जो मेंशन्ड है सिलेबस में, उसके कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो वो माइक्रो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स निकाल लें। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये दे रखा है, वहाँ से आप निकाल लें। उससे क्या होगा कि एक क्लैरिटी आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार तैयारी करने आए हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। उनको ये बहुत इशू रहता है कि उन्हें लगता है कि हर दिन हम जब पढ़ रहे हैं तो कुछ नया आ रहा है, सो दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली गेज के और कितना बाकी है या कितना मेरा प्रोग्रेस हुआ है। तो वो माइक्रो लिस्टिंग निकाल लें, वो लिस्ट निकाल लें, सब्जेक्ट वाइज निकाल लें। देन सेकेंड चीज़ आपको जो करनी है वो करनी है जो भी 10 to 15 ईयर्स के PYQ हैं। बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत सारे बुक्स हैं जो उसके आंसर्स देते हैं, और जो क्वेश्चन देखने हैं वो आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे उसकी PDF मिल जाएगी। आप वहाँ से वो क्वेश्चंस निकालें, उसको एनालाइज करें, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करें कि क्या ट्रेंड रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डेप्थ है उसका, फैक्चुअल और एनालिटिकल एस्पेक्ट का क्या रेशियो रहा है, उसको आप एनालाइज करें। और जो भी आपने सब्जेक्ट देखा है, जो सब्जेक्ट को आप पहले टारगेट कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको इन डेप्थ एनालिसिस करें, टाइम दें उसको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम दें, सो दैट आपको वो आइडिया लग जाए कि मुझे इतने डेप्थ में तैयारी करनी है, या ये क्वेश्चंस हैं जो इस कैटेगरी से आ रहे हैं, जो इजी हैं, या इजी क्या इतना लेवल है, मॉडरेट का इतना लेवल है, हार्ड
क्वेश्चंस का इतना रेशियो है, तो इससे क्या होगा, आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आपको इतने क्वेश्चंस इतने डेप्थ में जाना है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हार्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, अल्ट्रा हार्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, जो या तो मोस्टली बच्चे गलत कर रहे हैं, या उसको गलत अगर सही कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए हमें अपना एफर्ट नहीं डालना। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं शुरू में, तो मैं सजेस्ट करूँगा जो मैंने करा, कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स वीडियोस देखे, खासकर जो सीरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक DKT वाज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे जो सीरियस डिस्कशन अबाउट सीरियस स्ट्रेटजीज अबाउट दिस एग्जाम was there. I heard a lot of them. I watched a lot of them, and then उससे आपको एक वैरायटी ऑफ टॉपर्स मिलेंगे जिन्होंने अलग अलग अप्रोच फॉलो करा, और फिर उससे आप एक कुछ कॉमन मिनिमम आप निकाल सकते हैं, जिससे को आप फॉलो करके और अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये 3 स्टेप हुए। फिर अब चौथे स्टेप पे हम आते हैं, जहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज कोशिश करेंगे कि हम किस किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे प्रोसीड करें। तो सबसे पहले हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। एक जो डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ कि जितने रिसोर्सेज हैं, दे आर मोर और लेस नोन टू ऑल। मैंने भी जो रिसोर्सेज हैं वो दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, बट व्हाट इज डिफरेंट इज हाउ आई अप्रोच्ड इट, हाउ आई यूटिलाइज दैट रिसोर्स, सो दैट जो लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है, उस टाइम में हम अपनी चीज़ों को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकें टाइम के साथ, और जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके साथ हम उन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकें। इसलिए रिसोर्स को आप कैसे यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर पॉलिटी की हम बात करें, तो पॉलिटी में द क्लासिकल रिसोर्स इज़ लक्ष्मीकांत की बुक, एंड वो बुक आपको प्रीलिम्स के लिए इट इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। सो लक्ष्मीकांत इज़ वो जहाँ पे आपको हर जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी डिटेल में हैं, और उससे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, क्वेश्चन आते रहेंगे, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन आपको फिर जब लक्ष्मीकांत के साथ दिक्कत यह है कि वो काफ़ी बल्कि बुक हो जाती है, तो जब हम रिवीजन करने के टाइम आते हैं, जैसे प्रीलिम्स का टाइम बचा है, 70-80 दिन बचे हैं, तो वहाँ पे फिर उसको रिवाइज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ब्रॉड अप्रोच ये रहा है कि मैं जितने भी क्लासिकल रिसोर्सेज हैं उसको सबसे पहले रेफ़र करूँगा, उसको 2 बार 3 बार जितना हो सकता है, जो टाइम मुझे अलाउ करता है उतना मैं टाइम दूं, उसको पढूं, एंड वंस आई गेट अ हैंग ऑफ इट, कि मुझे पता चल गया कि यार इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में इतना इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लग रहा है काम का है, तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ा। ऐसे करते हुए मैंने धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। इसके साथ क्या है कि जब मुझे अब नोट्स बनाने की बारी आई, तो मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए, बिकॉज दैट इज वे टू टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हाट आई डिड इज देयर आर लॉट ऑफ समरी PDFs और समरी बुक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो आपको इन सारे जो क्लासिकल रिसोर्सेज हैं उनकी समरी आपको मार्केट में मिल जाएगी। बट द इशू विद दिस समरीज इज कि आप ये कई बार कंप्लीट नहीं होता, कई बार बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वो छोड़ देते हैं, जो छूट जाती है। तो आपको अप्रोच कैसे करना है कि आपने लक्ष्मीकांत पहले पढ़ी, आपने 2-3 बार उसको पढ़कर समझ लिया, नाउ यू ब्रिंग दैट समरी नोट्स। आप समरी नोट्स को चैप्टर वाइज अपने सामने रखिए, लक्ष्मीकांत को सामने रखें, लाइन बाय लाइन लक्ष्मीकांत जैसे आपने पढ़ी है वैसे वैसे आप देखें, फिर समरी नोट्स को देखें। तब आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से लक्ष्मीकांत में दी गई है लेकिन समरी नोट्स में नहीं है। तो वो ये शो करता है कि जो समरी नोट्स में जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं, जो फैक्चुअल एस्पेक्ट दिया हुआ है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, तो आप उसको हाईलाइट कर लें समरी नोट्स में। देन कई बार ऐसा होगा कि लक्ष्मीकांत में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट वो समरी नोट्स में नहीं है, तो आप साथ ही साथ उसको अपने समरी नोट्स में इंक्लूड करें, साइड में लिख लें, सो दैट ऐसे जब चैप्टर वाइज करते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि आपके पास समरी नोट्स में आपके खुद के नोट्स हो जाएंगे, जहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में, वो आपके एक समरी नोट्स में 100 पेज, 120-130 इतने पेजेस में आपको कंसाइज फॉर्मेट में हो जाएगा, जिससे आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं।
सो दैट अब जब नेक्स्ट टाइम आप लक्ष्मी पॉलिटी रिवाइज करने बैठेंगे तो आप समरी नोट्स लेकर बैठेंगे, बिकॉज लक्ष्मीकांत में जितनी भी डिटेल्स या फैक्चुअल एस्पेक्ट्स था वो आपके समरी नोट्स में इंक्लूड ऑलरेडी आ चुका है, जो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था और जो प्लस आपने जो इंक्लूड किया। तो अब क्या है कि आपके पास एक कंसाइज फॉर्मेट में 120-130 पेजेस में आपके पास वो नोट्स हैं पॉलिटी के, जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं और विद इन आवर्स आप रिवाइज करके उसके टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद जब प्रीलिम्स का टाइम आता है तो ये आपके नोट्स जो है वो साइकोलॉजिकली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बिकॉज यू नो कि आई हैव लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस दैट आई हैव टू रिवाइज। और लक्ष्मीकांत फिर जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो क्या है, लक्ष्मीकांत को बहुत बहुत एंड तक लेकर जाते हैं, जिससे वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता है कि यू हैव टू रिवाइज लक्ष्मीकांत। और उसको रिवाइज करना भी इतना आसान नहीं कि कुछ घंटे में आप रिवाइज कर पाओ पूरे लक्ष्मीकांत को। तो ये पॉलिटी की स्ट्रैटेजी रही है। और इसके साथ फिर टेस्ट जो देंगे आप, तो टेस्ट में जो भी आपको पॉइंट्स, जो चीज़ें आपने सीखी उस टेस्ट से, अगर वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको आप रेलेवेंट टॉपिक्स, रेलेवेंट चैप्टर्स में आप इसको इंक्लूड कर लें उसी साथ के साथ, सो दैट आपका जो समरी नोट्स है वो फाइनल आपका नोट्स हो, जो आपको लास्ट में लेकर जाएंगे और आप पढ़ेंगे। अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, जिसका भी एक अच्छा चंक है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है क्वेश्चंस। इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने जो क्लासिकल बुक रेफर करी है और जो सब रेकमेंड करते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रम। एंड स्पेक्ट्रम जो बुक है वो भी काफ़ी थोड़ी बल्कि हो जाती है, एंड इट इज़ रिटन एक्सटेंसिवली। तो आपको शुरू में जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको स्पेक्ट्रम तो पढ़नी ही पढ़नी है, और आपको चैप्टर वाइज उसको धीरे धीरे ख़त्म करना है। फिर जैसे मैंने पॉलिटी में बताया वैसे ही आपको समरी नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यू हैव टू रिवाइज वंस और ट्वाइस जो स्पेक्ट्रम की बुक, एंड देन यू हैव टू पैरेलली कीप योर समरी नोट्स विद यू। और जो भी आपको पॉइंटर्स लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे थे स्पेक्ट्रम में, वो आप इसमें ढूंढें अपने समरी नोट्स में, कि अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको साथ में लिख लें, सो दैट चैप्टर वाइज वो धीरे धीरे आपका कंप्लीट होता रहे और एंड में आप जाकर आपके पास वही पतली सी बुकलेट बचे जो आप प्रीलिम्स एग्जाम से पहले पढ़ेंगे। और उससे पहले जो भी एक आध महीने बचते हैं जब आप रिवीजन मोड में होते हैं, फुल रिवीजन मोड में होते हैं, तो उसमें वो आप उसको रेफ़र करें। और मैं इसको हैंड रिटन नोट्स बनाने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है और हमारे पास टाइम की लग्जरी नहीं है। इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली, देन ऑल्सो आई वोंट रिकमेंड कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि बिल्ड ऑन दोज थिंग्स विच आर ऑलरेडी इन द मार्केट। तो आप वहाँ से उठाकर लाएं और उस पर फिर मेहनत करें, उसमें से आप चीज़ों को एनालाइज करें कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स काम के हैं जिसको रखने हैं, कौन से पॉइंट्स छूट गए हैं जिसको हमें एडिशन करना है, सो दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव पतला सा बुकलेट आपके पास होगा जो आपको एंड तक मदद करेगा। और जहाँ तक कि नोट्स की बात है, जहाँ से मैंने ये समरी नोट्स रेफ़र करा, मैंने जब 2020 में जब स्टार्ट करा था ये समरी नोट्स बनाना, तो उस टाइम जो इंस्टीट्यूट्स दे रही थी वो शायद आज अवेलेबल नहीं हो मार्केट में, सो आई एम नॉट एबल टू गिव दोज नेम्स। बट आप मार्केट जाएंगे तो यू विल बी एबल टू गेट दोज नोट्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। द आइडिया इज़ कि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें जहाँ पे आप क्लासिकल बुक्स भी पढ़ रहे हैं और फिर आप समरी नोट्स के थ्रू उसको रिवाइज कर रहे हैं और उसको कंसोलिडेट करके आप फाइनल नोट्स बना रहे हैं। उसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री में आपको और क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कंपाइलेशंस का बहुत बड़ा रोल है। मॉडर्न हिस्ट्री के अगर आप क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो जितने क्वेश्चंस जो हम पढ़ते हैं फ्रीडम स्ट्रगल से वो आ रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कंपाइलेशन से सॉल्व होते हैं जो कि या तो स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से नहीं दे रखे हैं या तो बहुत जगह नहीं मिलते, तो वो आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे। जैसे मैंने जितने भी गवर्नर्स एंड वाइसरॉयज थे तो उनके नोट्स मैंने इकट्ठा करे, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसमें काफ़ी सारी कमियां रह गई हैं। सो आई डेडिकेटेडली मेड माई सेल्फ नोट्स ऑन माई सेल्फ, जहाँ पे मैंने अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करके उस वाइसरॉय और गवर्नर की 4 या 5 पेज में नोट्स बना लिए हैं जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन थे।
और जिसमें जो मेजर लोग हैं, मेजर वाइसरॉयज रहे हैं, जिनमें लिटन आ जाते हैं, जिनमें आपके डलहौजी आ जाते हैं, जिनमें आपके कर्जन आ जाते हैं, ऐसे वाइसरॉय जिनके टेन्योर में काफ़ी सारा कुछ इवेंट हुआ, कुछ काम हुआ, कुछ डेवलपमेंट्स हुए, वहाँ से अगर आप क्वेश्चन एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में आपके पास होंगे विच इज़ मोर और लेस कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि 4 लाइन पढ़ लिया और फिर आपने छोड़ दिया, ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कंपाइलेशंस होंगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उसी तरीके से जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स आए हैं राइट फ्रॉम 1773 और 1765, तो वहाँ से आपको वो कंपाइलेशंस आपको अरेंज करनी है और थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव, इस पर टाइम देना है, जहाँ पे आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे जितने भी एक्ट्स हैं उसके बारे में जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप सारे साथ लिख लें, 4-5 पेज 6 पेज, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सो दैट जब भी वो क्वेश्चंस आते हैं, ये पॉलिटी में भी इस पे क्वेश्चन आता है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है, इंश्योर करें कि एक ही नोट्स बनाए जो कि दोनों में काम करे। इसके साथ ही जैसे कमिटीज़ हैं, जो बहुत सारी कमिटीज़ हैं जो ब्रिटिश टाइम में बनी, उन कमिटीज़ के बारे में रेफरेंसेस पूछे जाते हैं, उन कमिटीज़ का नाम पूछा जाता है, तो वो भी, उसका भी कंपाइलेशन आपके पास होने चाहिए। उसके साथ जो डेवलपमेंट्स हुए, लाइक एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ, जुडिशरी में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे डेवलपमेंट हुआ, मिलिट्री कैसे चेंज हुआ, इन सारे का कंपाइलेशन आपको जहाँ भी मिल रहा है उस पर एक पे रिलाई नहीं करें, बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीट। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कहीं से हम एक को लेते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता, तो कंपाइलेशंस को इंश्योर करें कि आपके पास वो कॉम्प्रिहेंसिव हों, बिकॉज इससे आप जब एनालाइज करेंगे PYQs तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आते रहेंगे, जिसको अगर आपने अच्छे से बना रखा है तो दैट विल गिव यू एज, और इस तरीके से आप मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच करें। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री में जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप इंश्योर करें कि यूट्यूब पे वीडियोस देखें। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कंपाइलेशंस हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एनिमेशन के थ्रू या स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में उसको कवर कर रखा है, तो उसको आप पैरेलली देख सकते हैं, बट देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन अटैच्ड विद इट कि डू नॉट रिलाई फुली ऑन दोज वीडियोज़। हम क्या होता है कि वो वेब सीरीज़ की तरह हम देखना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन वो कहानी की तरह ख़त्म हो जाती है। रादर इट शुड बी अ सप्लीमेंट, जहाँ पे आप जब बुक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड आप वीडियोस देख लें, सो दैट क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक विजुअल मेमोरी हो जाएगी कि इस टाइम में या इस इवेंट में ऐसे ऐसे हुआ था, सो दैट ये चीज़ें आपको खासकर हिस्ट्री में काफ़ी हेल्प करेंगी। अब अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक जो मेरा अप्रोच रहा है वो स्लाइटली डिफरेंट रहा है दूसरों से, और जैसे यहाँ पे जितने भी मेजरली जो बात है वो ये है कि आपको NCERTs रेफ़र करनी है सारी फॉर ज्योग्राफी। मैंने जो फॉलो किया वो ये था कि मैंने NCERTs नहीं पढ़ी, जो मुझे समझ आया, बिकॉज NCERTs का जो अप्रोच ये है कि NCERTs आर रिटन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन स्कूल्स, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो वो NCERTs एक बाउंड्री बांध सकता है, एक वो टॉपिक्स की लिस्ट दे सकता है, वो आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकता है, बट द अप्रोच इज़ नॉट सच कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम बचाकर आपको वो सारा सिलेबस कवर हो पाए। सो मैंने क्या किया कि मैंने रिसोर्सेज ढूंढे कि कौन सी ऐसी बुक है जो कि ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कवर करती है। सो अगर मैं वो रिसोर्स को वो अगर ज्योग्राफी के जितने टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स, उसको अगर कवर कर लूँगा तो देयर वुड बी वेरी लिटिल लेफ्ट जो कि NCERTs में एक्सक्लूसिवली ऐसा दिया हुआ है, ऐसा एक्सक्लूसिव फैक्ट है जो कि मुझे सप्लीमेंट करना पड़े। सो आई स्टार्टेड विद द रिसोर्स फर्स्ट। फॉर ज्योग्राफी आई रेफर टू PMF IS की बुक, और इट इज़ एक्सेलेंट बुक, जहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर्ड हैं, और इसके लिए मैंने कोशिश करी कि जो ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने पहले सिलेबस से अलाइन किया कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि PMF की बुक में काफ़ी एनालिसिस पार्ट भी दिया हुआ है, मीन्स के पार्ट भी हैं, तो मैंने उनको अलग किया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच इज़ पार्ट ऑफ मेंस सिलेबस, दे आर ऑल्सो गिवन इन दैट, सो आई स्टॉक इट ऑफ कि ये मुझे प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको चूज करने हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए अलाइंड हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स मुझे ऐसे उस बुक में लगे जो बहुत ज़्यादा
एक्सटेंसिवली डिटेल्स में दिए हुए हैं जो उतनी ज़रूरत नहीं है, उतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वोल्केनो के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ पे आप उतने डिटेल्स में ना जाएं। उसी तरीके से रिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। रिवर्स में आप ब्रॉडली कोशिश करें कि रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज पढ़ें, राइट एंड लेफ्ट, एंड कहाँ पे उसका ओरिजिन है, कहाँ वो ड्रेन कर रही है, और कुछ मेजर डैम्स जो हैं उस पर, और मे बी सम मेजर सिटीज़ इफ दे आर लोकेटेड ऑन दोज रिवर्स। इसके बाद बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे ना जाएं। तो जो PMF की बुक है, इट इज़ एन एक्सेलेंट बुक जो आपको इंश्योर करेगी कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस वाइज कवर हो रहे हैं। और जब एक बार आप PMF की बुक पढ़ लेंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये बुक पढ़ ली, साथ ही जो भी आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, जो भी टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं, उनसे आपने सीख लिया, और जब आपके पास बुक आ गई, देन अगेन वी विल शिफ्ट टू समरी नोट्स। तो आपको समरी नोट्स मिल जाएंगे इसके ज्योग्राफी के भी, वहाँ पे आप जाएं। सो वंस यू हैव रेड द बुक्स, जो आपकी मेन PMF की बुक है, वहाँ पे जब आप समझ लेंगे कि मुझे जो आपकी एनालिसिस पार्ट है या जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो कॉन्सेप्ट्स आप जब समझ लेंगे, देन आपको समरी नोट समझना आसान हो जाएगा। फिर उसमें आप फैक्ट्स ऐड करते रहें, या जो भी आपको लगे कि जो छूट गया वो ऐड करते रहें। और साथ ही साथ कोशिश ये करें कि मैंने बहुत ऐसा कोशिश करा था कि बुक्स को मैंने टियर कर दिया था, उससे पेजेस निकाल लिए थे, जहाँ पे मुझे लगा कि यार इसको लिखना, पूरा लिखना बहुत मुश्किल है। सो मैंने वो पेजेस टियर कर लिए और उसको मैंने अपने समरी नोट्स में ऐड कर लिया। इसके साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हम समरी नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। सो जो भी आपकी बुक है, अगर वो बुक फॉर्मेट में है तो आप उसको टियर कर दें। ये मैंने जो फॉलो करा सारे सब्जेक्ट्स में, मैंने उसको टियर कर दिया, सारे पेजेस निकाल लिए। और अगर आपके पास PDF फॉर्मेट में है, आप उसको प्रिंट करा लें A4 शीट पे। देन एक कॉर्नर पे आप पंच होल करें, और उसमें उस होल में एक थ्रेड के थ्रू आप उस एक थ्रेड लगा कर रखें। उससे क्या होता है कि आपको कभी भी कोई पेज ऐड करना हो, कोई पेज हटाना हो, वो आसान हो जाता है। अदरवाइज जब वो बुक फॉर्मेट में रहता है तो हमारे लिए फिर किसी चीज़ को ऐड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर स्पेस नहीं है, देन हमें ऐसा लगता है कि इसको मैं कहीं और लिख लूँ, तो उससे एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने जितनी भी नोट्स बनाए, बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस, मैंने कोशिश करी कि वो A4 शीट में हो, और प्लस एक कॉर्नर पंच होल हो जिसमें जो एक थ्रेड के थ्रू लगा हो, सो दैट मुझे जब भी लगे कि उसमें से पेजेस निकालने हैं या पेजेस ऐड करने हैं, वो मैं बहुत आसानी से कर पाया। और ख़ासकर जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं तो बार बार ये आपको समझ आएगा कि मैंने कुछ पेजेस हैं जो इसमें एक्स्ट्रा चाहिए थे, जो मैंने नहीं इंक्लूड किए, वो आप इंक्लूड कर लो। कई बार ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि इस पेज में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब आप इस इन्फॉर्मेशन को कहीं और भी लिख सकते हैं और इस पेज को कम कर सकते हैं, तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ज्योग्राफी के लिए इफ़ यू आर रीडिंग NCERT देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आप एनालाइज कर लें कि क्या ट्रेंड रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व हो सकते हैं, कहाँ से आप एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं। सो फॉर मी NCERTs वर सप्लीमेंट्री रिसोर्स, जो कि मैंने बाद में रेफर करा जब मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। देन आई स्किम थ्रू NCERT, और मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या रह गया है या कौन ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। अदरवाइज जब हम NCERT से स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारा टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो चला जाता है जहाँ पे आप टाइम को बचा सकते थे। तो ये मेरा एक छोटा सा हम्बल एडवाइस है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक इज़ द क्लासिकल बुक, जहाँ पे जितने भी ब्रॉड टॉपिक्स हैं वो कवर्ड हैं। इंफॉर्मेशन भी काफ़ी रिच्ड है, काफ़ी एनरिच्ड है, और बुक की भी जो बल्क है वो काफ़ी बल्कि बुक है। तो नितिन सिंघानिया इसलिए मैंने रेफ़र किया बिकॉज इट प्रोवाइडेड अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। तो पहली बात, आप उससे डरे नहीं, बिकॉज उसमें भी आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है और प्रायोरिटाइज करना है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। कुछ एरियाज़ मॉडरेट कैटेगरी के हैं जहाँ पे आप मेजर इन्फॉर्मेशन पढ़ें और बाकी को इग्नोर कर दें, और कुछ एरियाज़ लो प्रायोरिटी के हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एरियाज़ आप जब एनालाइज करेंगे PYQ को, तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे
सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, जैसे पेंटिंग्स, क्लासिकल पेंटिंग्स, जैसे आपकी क्लासिकल डांस, और इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, 6-7 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और डेप्थ में भी आते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को आप इन डेप्थ कवर करें जो नितिन सिंघानिया में दिया हुआ है। फिर कुछ मॉडरेट कैटेगरी के टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक आइडिया रखें कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेटेड है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप जाएं लाइक पपेट्री में, या आप चले जाएं फोक डांस में या फोक पेंटिंग्स में, तो यहाँ पे क्या है कि अब जस्ट आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि ये वाला डांस या ये वाला फोक डांस कहाँ से, किस एरिया से रिलेटेड है, किस रीजन से रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है। आप उसके डिटेल में नहीं जाएं कि इसमें क्या हुआ करता था, इसके क्या फीचर्स थे, क्योंकि बुक में बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ कंप्लीशन एवरी ऑथर गिव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट दे फील कि वो दे आर इम्पोर्टेंट, बट आप जब क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो इतने डिटेल्स में नहीं आते। अगर आपको जस्ट एसोसिएशन है कि ये टर्म कहाँ से एसोसिएटेड है, देन आप यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। और तीसरी चीज़ है लो प्रायोरिटी टॉपिक्स, जहाँ पे जस्ट आपको पता होनी चाहिए कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है। उस वर्ड का वर्ड एसोसिएशन अगर आपको पता है आर्ट एंड कल्चर में, देन इट्स वेल एंड गुड। और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए, किसी डिटेल में नहीं जाए, आप बस वर्ड एसोसिएशन पे फोकस करें। अब जैसे बुक्स है, लिटरेचर है, तो लिटरेचर में जितने भी हैं मोर और लेस आप क्वेश्चंस देखेंगे तो लिटरेचर में ऑथर या लैंग्वेज, इससे ज़्यादा अंदर डिटेल्स में नहीं पूछे जाते। और जब आप यूपीएससी के आंसर क्वेश्चंस देखेंगे, आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो कई बार काफ़ी डिटेल्स में चले जाते हैं, बट उससे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पास विड्थ होनी चाहिए, डेप्थ की उतनी ज़रूरत नहीं है इन टॉपिक्स में। और इवन इफ 1 or 2 questions have been asked, then our time is not worth going in those details. So आप वर्ड एसोसिएशन पे फोकस करें, आप ये फोकस करें कि ये टर्म कहाँ से एसोसिएटेड है, ये किससे एसोसिएटेड है, किस रीजन से एसोसिएटेड है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है, बस इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं, इससे आपका टाइम बचेगा। तो आपको ये नितिन सिंघानिया की जो बल्कि बुक आपको लग रही है, वो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ नाउ मैनेजेबल। आप फिर जो फोकस एरियाज हैं उस पर ज़्यादा टाइम देंगे, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पे ज़्यादा टाइम देंगे, आप टेम्पल आर्किटेक्चर पे ज़्यादा टाइम देंगे, आप ये जो केव्स, अब जैसे केव्स हैं तो केव्स में भी बहुत डिटेल्स में नहीं जाना। जैसे अजंता, इलोरा और कुछ 2-3 और केव्स हैं जिस पे डिटेल्स में आता है, तो उसको बस आप अलग से लिख लें जहाँ पे, या जो बुक्स है उसमें हाईलाइट कर लें कि ये वाले डिटेल्स में है। बाकी केव्स के बारे में इतने डिटेल्स में नहीं जानना। उसमें अगर आपको पता है कि ये वाला केव यहाँ रिलेटेड है, इस रीजन से रिलेटेड है, तो आपके लिए सफिशिएंट है। और इससे एक आध और इन्फॉर्मेशन ये पूछी जा सकती है कि कौन सा केव बुद्धिस्ट केव है, कौन सा हिंदू केव है, कौन सा जैन केव है, या कौन सा मल्टीफेथ केव है। तो ऐसे करके अगर एक जगह आप नोट बना लें तो उससे बहुत आसान हो जाता है इन सारे चैप्टर्स को हैंडल करना। तो आर्ट एंड कल्चर क्या है? आर्ट एंड कल्चर में जो आपका रेशियो है, जो आपके एफर्ट्स का और जो रिजल्ट का रेशियो है, वो काफ़ी कम है। सो मैं ये कहूँगा कि जो हाई फोकस एरियाज हैं उस पर ज़्यादा आप टाइम दें, और जो लो फोकस एरिया है उसको आप लो प्रायोरिटी पे रखें, सो दैट आप अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करें, और जो सब्जेक्ट जितना डिजर्व करता है उसको उतना टाइम दें। आर्ट एंड कल्चर में अगर आपका हिट रेशियो एक डिसेंट लेवल पे भी है, देन इट्स आल्सो फाइन, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कई बार ऐसे चले जाते हैं जो किसी को नहीं पता होते हैं। तो वो रियल टाइम एग्जामिनेशन में जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी के बेस पे आप उसको डील करते हो। तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे ये आपने क्लासिकल बुक रेफर करी, अब देन अगेन यू हैव टू गो बैक टू द समरी नोट्स। तो समरी नोट्स आप उठाएं, जिस भी इंस्टीट्यूट का आपको समझ आ रहा है उस इंस्टीट्यूट के उठाएं, एंड देन यू स्टार्ट वैसे ही सब चैप्टर वाइज जैसे जैसे दिए हुए हैं वैसे वैसे आप इंक्लूड करें, सो दैट धीरे धीरे आपके समरी नोट्स कंप्लीट हो जाएं। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर में मैपिंग का बहुत बड़ा रोल है, जो मतलब मैंने बहुत सारे मैप बनाए आर्ट एंड कल्चर के। तो इसमें क्या है कि मैपिंग वाले सेक्शन में मैं इसको डिटेल में कवर करूंगा कि कैसे मैपिंग आपको हेल्प करेगा आर्ट एंड कल्चर की चीज़ों को बहुत ही एफिशिएंटली कवर करने में, जहाँ पे आपका टाइम भी कम लगे, एफर्ट भी कम लगे, और जो भी उससे अगर कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, देन
इट्स ग्रेट। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जो है इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चंक है जो आता है, और इसमें इकोनॉमी के लिए क्योंकि ये एक सब्जेक्ट था जो मुझे इनिशियली मुझे सही रिसोर्स नहीं मिल रहा था, और बुक से काफ़ी बार समझना, वो टेक्निकल टर्म समझना मुश्किल हो जाता है। सो मुझे मृणाल सर की वीडियो अच्छी लगी, और फिर मैंने प्रॉपर उनका पूरा कोर्स किया, जहाँ पे उन्होंने उनकी जो पेडागोजी है, उनके पढ़ाने का जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है। स्पेशली जब इकोनॉमी जब टेक्निकल हो जाता है, जब आपको चीज़ें समझ नहीं आती, वहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से थ्रू स्लाइड्स एंड थ्रू फ्लो चार्ट बहुत अच्छे तरीके से वो समझा देते हैं। तो इकोनॉमी के लिए जो मैंने हमेशा प्रीलिम्स के लिए फॉलो करा वो है मृणाल सर की वीडियोस, मृणाल सर का कोर्स, जहाँ पे वो सर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में इकोनॉमी को उन्होंने डिवाइड कर रखा है, और उन्होंने उसके पैरेलली नोट्स भी दे रखे हैं। अब बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जब वो पूरा कोर्स कर लेते हैं और तो नोट्स काफ़ी बल्की हो गए हैं सर के, मतलब इट बिकम्स एट टाइम्स के आपको लगता है कि इसको रिवाइज करना भी बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या करा कि मैंने पहले वो नोट्स पढ़े, नोट्स को कई बार रिवाइज करा। इकोनॉमी के लिए मैंने फिर कोई दूसरा समरी नोट्स नहीं रेफर किया। मैंने क्या करा कि पर पेज जो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने कॉपी पेस्ट करा। मतलब मैंने वो पीडीएफ ली, जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा था ऑलरेडी, उसको मैंने देखा लैपटॉप पे, वहाँ से मैंने कॉपी करा, उसको एक जगह पे पेस्ट करता चला गया। इससे क्या हुआ कि कुछ 40-50 पेज में जो भी सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे पास एक साथ आ गई सर की, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे नहीं याद हो रहा है, या ये चीज़ें मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। तो उसको मैंने अलग से मतलब जस्ट कॉपी पेस्ट करा, मैंने हाथ से भी नहीं लिखे, कॉपी पेस्ट करके मैंने अलग से लिख लिया, सो दैट मुझे ये फिर 1000-1200 पेजेस की को पूरा रेफर ना करना पड़े। तो इससे क्या होता है कि आपको फिर बाद में जब रिवाइज करता हूँ, जब मुझे टेस्ट देना होता है, तो मैं बहुत ही इमीडिएटली उसको कुछ घंटों में रिवाइज कर लेता हूँ, और देन आप टेस्ट दे पाते हैं, और साथ ही साथ जो रिकॉल है वो अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमी के करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में जहाँ तक मृणाल सर के वीडियोस हैं, वो उनका बहुत अच्छा अप्रोच है कि जब वो जिस ईयर पढ़ाते हैं तो उस ईयर वो करंट अफेयर्स तो कवर करते ही हैं, बट अगर आप नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम दे रहे हैं या रीअपियर कर रहे हैं, तो वो लास्ट में मार्च और अप्रैल के बीच में वो कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेट्स हुए हैं एक साल में, वो अपडेट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था, जो मुझे कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड किया कि जब मैंने 2020 में इकोनॉमी का कोर्स करा था, वो आज तक वो कंटिन्यू होता रहा, उसमें बस थोड़ा थोड़ा सा वैल्यू एडिशन होता रहा, और वो नोट्स जो है वो कंप्लीट होते रहे, कहीं कुछ छूटा नहीं। मुझे समझ भी आया इकोनॉमी, जो कई बार बच्चे जो इस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है उस सब्जेक्ट में, और कई बार उन कॉन्सेप्ट्स को किताब से समझना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे वीडियोस का, वहाँ पे सर के लेक्चर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने ये रेफ़र करा, और ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। साथ ही साथ इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस की डेंसिटी ज़्यादा है। तो मैंने जो जितने भी हर सब्जेक्ट में, बीट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस की डेंसिटी ज़्यादा है, उसको मैंने एक सेपरेट एंटिटी बना दिया था, एक सेपरेट सब्जेक्ट ही मान लिया था। जैसे स्कीम्स है, तो इस स्कीम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो इसको मैंने एक सेपरेट टॉपिक बना लिया, और इसमें मैंने दोज स्कीम्स विच आर रिटन विद इन मृणाल सर के नोट्स, उसको भी रेफ़र किया मैंने, और बाकी जो कंपाइलेशंस मार्केट में अवेलेबल थी उसको भी रेफ़र किया, एंड देन आई मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट स्कीम्स का, सो दैट कोई भी क्वेश्चन अगर स्कीम से आ रहा है तो वो उसके आसपास ही हो, या उससे डायरेक्ट हिट कर रहा हो, क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, और ये वो एरियाज हैं जहाँ से ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स कहे जा सकते हैं। इसी तरीके से आप 5 ईयर प्लान्स ले लें, 5 ईयर प्लान्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑल्दो ये स्टेट पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट यूपीएससी ने भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं 5 ईयर प्लान्स पे। तो वो क्वेश्चंस, वो ऐसा हाई यील्डिंग एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरीके से कुछ वर्ड एसोसिएशन वर्ड्स जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, जो कि आपके नोट्स में अलग अलग जगह होंगे,
उनको मैंने कोशिश करी कि लास्ट में मैं कंपाइल करूं। इस पूरे कंपाइलेशन के बारे में मैं एंड में काफ़ी डिटेल में बात करूंगा कि कैसे मैंने ये कंपाइलेशन कंप्लीट करी, और ये वैसे कंपाइलेशंस थे जिन्होंने मुझे वो एज दिया जिससे मैं कंफर्टेबली 100, 110, 120 के पास आराम से पहुंच पाया। अब हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एट टाइम्स, बिकॉज क्वेश्चंस उसके इतने डिटेल्स में चले जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता होता, और कई बार आपको लगता है कि मैं कौन सा ऐसा रिसोर्स रेफ़र कर लूँ जिससे मेरा सारा कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, बिकॉज इसमें जो आपका आउटपुट रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो इसमें आपको कोशिश करनी है कि जो ब्रॉड इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, जो आपके रिसोर्स, जो मेन रिसोर्स आप रेफ़र कर रहे हो उसमें अगर अवेलेबल है तो आप उसको पढ़ो, उससे जितना आपको याद हो सकता है उतना कोशिश करो। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री बोथ के लिए जो फिज़िक्स वाला की बुकलेट आती है, आई गेस उड़ान नाम है उसका, तो वो बुकलेट्स मैंने रेफ़र करी, मुझे अच्छी लगी उस टाइम। तो उस उड़ान बुकलेट में जो टॉपिक वाइज है वो अच्छा सेग्रीगेट करके दे रखा है उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एनालिटिकल पार्ट में अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, पता है, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी को लेकर आप बहुत क्लियर हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने वो उड़ान मैगज़ीन को रेफ़र किया, वहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स के मैंने उड़ान पढ़े और उसको हाईलाइट किया। उसके बाद फर्दर नोट्स नहीं बनाए, मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालकर मुझे ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला, सो मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया। उसमें भी, उस बुक में भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स आपको लगेंगे कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए हैं, उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जितनी डायनेस्टीज़ हैं उन डायनेस्टीज़ के बारे में, हर डायनेस्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर्ड हैं। जो टर्म्स, उतने टर्म्स आई गेस याद नहीं हो पाते हैं, खासकर फर्स्ट टाइम जो अपीयर कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट रेशियो कम है। उस पर ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं लें, आप फोकस करें कि जो मेन कुछ नाम है, जो कुछ रूलर्स के नाम है, डायनेस्टीज़ के नाम है, उस पर फोकस करें। टर्म्स की जहाँ तक बात है तो मौर्याज और गुप्ताज और थोड़े बहुत सतवाहनाज, इससे ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएं। जो क्रोनोलॉजी है उस पर फोकस करें, राइट फ्रॉम इंडस वैली, आप राइट फ्रॉम दिस स्टोन एज, आप क्रोनोलॉजी पे फोकस करें। फिर इंडस वैली से क्वेश्चंस आते हैं, उस पर फोकस करें। मगध एम्पायर, देन मौर्य, गुप्ता, सतवाहन, और इन सारे एरियाज़ पे फोकस करें। और कोशिश करें कि आप हैंड रिटन एक बार क्रोनोलॉजी बनाकर देखें। अगर कहीं से आपको मिल जा रहा है कोई फ्लो चार्ट, देन इट्स वेल एंड गुड, उसको आप इम्प्रोवाइज़ करें। लेकिन अगर आप खुद से हाथ से बना कर रखते हैं कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ पे किस टाइम क्या कर रही थी, या कहाँ पे सिचुएटेड थी, किस टाइम पीरियड में थी, तो वो आपको बहुत एक सेंस ऑफ क्लैरिटी देगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखा, मतलब रियल एग्जाम में भी, कि अगर मुझे एक आइडिया है, रफ आइडिया है कि किस पीरियड में कौन सी डायनेस्टी किस एरिया में रूल कर रही थी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल जाती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। तो अगर आपको एफर्ट डालना है तो आप क्रोनोलॉजी पे डालें। टर्म्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने का मतलब नहीं लगता मुझे। बस ये मैंने जो बताया, मौर्याज, गुप्ताज, सतवाहन, पे फोकस करें। और इसके बाद अगर मिडीवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडीवल हिस्ट्री में फिर क्या है कि डायनेस्टीज़ बहुत हो जाती हैं, बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं जो आती हैं। उन डायनेस्टीज़ को आप प्रॉपर वे में क्लासीफाई करके रखें कि किस सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टीज़ थी, कहाँ पे रूल कर रही थी, कौन से डायनेस्टीज़ के कौन कौन से मेजर रूलर्स थे, फाउंडर्स कौन से थे, कौन सी मेजर बैटल्स हुई थी। अगर बैटल्स का आप कंपाइलेशन बना के रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ कुछ जो मिडीवल हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट है वो आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ें, मिडीवल हिस्ट्री में मिक्स ना करें। उससे क्या होता है कि आपको फिर मिडीवल हिस्ट्री छोटा लगेगा, मिडीवल हिस्ट्री फिर आपको कवर करना जल्दी आसान हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर फिर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ें तो कि ताकि वहाँ पे फिर आपको सीक्वेंस वाइज चलता रहे। साथ ही मिडीवल हिस्ट्री में एक और चीज़ रोल है वीडियोज़ का, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी, कि अगर आप वीडियोज़ देख सकते हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे कुछ एनिमेटेड फॉर्मेट में किसी ने कवर करा रखा है, समरी वीडियोज़ हैं, तो आप जब एक बार पढ़ लें या साथ के साथ जब पढ़ रहे हो तो उसको रेफ़र करें, उसको सोल
उस पर रिलाई नहीं करना है, बिकॉज वो वीडियो है फॉर द पर्पज़ ऑफ वाइडर ऑडियंस। वो बहुत बड़े ऑडियंस को सोच कर बनाई जाती हैं। सो कोशिश करनी है कि आप उस वीडियो से जस्ट एक विजुअल मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि चीज़ें याद हों, बट सोली उन वीडियोस पे रिलाई नहीं करना है। आपको अपने बुक्स पे, आपके रिसोर्सेज पे रिलाई करना है, आपके टीचर्स पे रिलाई करना है। और इस तरीके से आप फिर मॉडर्न हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को आप, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को आप कवर कर सकते हैं इन लिमिटेड टाइम आपके पास जो है, सो दैट आप जितना भी एफर्ट डाल रहे हैं उसका एक डिसेंट आउटपुट मिल जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में जो, क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे बहुत सारे टॉपिक्स थे, उसमें मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे साइंस एंड टेक में मैंने खुद से नोट्स बनाए, बहुत सारे 2-3 रिसोर्सेज को रेफ़र करके। जैसे मैंने राउस की मैगज़ीन आती थी उस टाइम, तो वो मैंने रेफ़र किया। मैंने PW के भी कुछ नोट्स थे, वो रेफ़र किए। और फिर मुझे लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो दोनों जगह मतलब कंप्लीट नहीं है, तो मैंने एक कंप्लीट नोट्स एक जगह बनाए, कंपाइल किए। तो जैसे साइंस एंड टेक में एक पार्ट ये हो जाता है डिफेंस का पार्ट। तो डिफेंस में आप कंप्लीटली सारे नोट्स अच्छे से बनाएं, अच्छे से समझें कि जैसे मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल, उनके बीच का डिफरेंस, अलग अलग मिसाइल, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज। उसके बाद जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो हमारी नेवल के जितने भी फ्रिगेट्स हैं या जितने वेसल्स हैं, उसके क्लासिफिकेशन, हम क्या कर रहे हैं उसमें, नए डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, उसको अगर क्लासिफाई करके एक बार रख लें तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में हर बार कुछ ना कुछ नया आता है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ नया आ गया, या तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बट जब आपके डिफेंस के नोट्स बन रखे होंगे विद इन साइंस एंड टेक, तो वो फिर जब भी करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब ये सीक्वेंस में ये 3 पहले थे, अब एक चौथा आ गया है। तो उससे आपको सीक्वेंस क्लियर रहेगा, आपको फिर बर्डन महसूस नहीं होगा। उसके बाद फिर साइंस एंड टेक में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो ICT हो, चाहे वो बायोटेक हो, चाहे वो आपकी जो बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उसके बाद जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, उसकी टॉपिक्स, अब जो माइक्रो लिस्टिंग मैंने बताई थी, वहाँ से आप माइक्रो लिस्टिंग से देखें और माइक्रो लिस्टिंग से टॉपिक को इकट्ठा करके एंड कोशिश करें कि हर टॉपिक के लिए आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए जो आपको समझ में आए। क्योंकि साइंस एंड टेक में जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको काफ़ी मुश्किल आती है। तो उनके लिए है कि आप कोई अच्छे टीचर्स को देखें जहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और फिर नोट्स बनाएं जहाँ से आप नोट्स में ऐसा नोट्स हो जिससे आपका करंट अफेयर्स का बर्डन कम हो। जब आपके पास नोट्स एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहेंगे तो करंट अफेयर्स में जो 100 पेज की बुकलेट आ जाती है और फिर हमें लगता है कि इसको पूरा कवर करना है, तो अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रहेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ओके, जैसे पॉलिटी का होता है, हम जब पॉलिटी का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज पॉलिटी में हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ऑलरेडी नोट्स होते हैं। तो फिर हमें पॉलिटी के करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा बस हम ऊपर की चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, और कुछ चीज़ें हम देखकर फिर नोट्स अपडेट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। वैसे ही साइंस एंड टेक में जो आपके पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनर में नोट्स हैं, वो बस आप उसमें आप अपडेट कर लें। कुछ नया आया है तो उसको आप उठा लें वहाँ से, उसको या तो आप करंट अफेयर्स में जो रह सकता है उसको करंट अफेयर्स में रखें, जो आपके स्टैटिक में जा सकता है वो स्टैटिक में ले जाएं। और बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने साइंस एंड टेक उस तरीके से नहीं अप्रोच किया जैसे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो अप्रोच करते हैं। तो साइंस एंड टेक को आप अपनी स्ट्रैटेजी, जो भी आपको समझ आ रहा है, जो दूसरे टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी, जिन्होंने साइंस एंड टेक, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के थे, जिन्होंने साइंस एंड टेक को बहुत अच्छे से कवर किया, उनको आप ज़रूर रेफर करें, उनसे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस मेरा इसमें ये कहना है, एडिशन ये करना था कि डिफेंस को आप बहुत अच्छे से कवर करें, बिकॉज डिफेंस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में मैंने शुरू में मुझे भी काफ़ी हैपहैज़र्ड लग रहा था, क्योंकि इन्वायरमेंट ब्रॉडली करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो करंट अफेयर्स में काफ़ी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में आती हैं। तो जो मैंने अप्रोच करा वो ये था कि मैंने PMFIS की जो बुक है वो रेफ़र करी। वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में थी। उसमें भी वही, जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए बताया कि कुछ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में दे रखे हैं। उस सारे डिटेल्स में नहीं जाएं, वो तभी आपको समझ आ सकता है जब आप PYQ एनालाइज करेंगे, जब क्वेश्चंस का ट्रेंड देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि किस
टॉपिक का कितना वेटेज है या क्या किस टॉपिक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को उस डेप्थ में पढ़ेंगे और बाकी चैप्टर वाइज आप स्किप करते चले जाएंगे जो जो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे इन्वायरमेंट में आप देखेंगे कि 3 ब्रॉड हेडिंग्स हैं, एक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एक पहला हेडिंग हो जाता है, दूसरा क्लाइमेट चेंज, तीसरा पोल्यूशन। तो ये 3 ब्रॉड हेडिंग्स में डिवाइडेड है इन्वायरमेंट। तो इसमें आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस जो अपार्ट फ्रॉम दोज बेसिक थिंग्स कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, कौन कौन से उसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं, क्या उसका मैकेनिज्म होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट चीज़ें मोस्टली आपके करंट अफेयर्स से आती हैं, तो वहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का रोल ज़्यादा हो जाता है। बट अगर आप चले जाएं पोल्यूशन में या चले जाएं आप इकोलॉजी में, तो वहाँ पे आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। वहाँ पे आपको वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो एनालिसिस पार्ट से ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे आपको पता होने चाहिए कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, आपको जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, कौन सा स्टेट होता है, कौन सा इन्वर्टेड होता है, उसके बाद आपके फॉरेस्ट के जितने भी टर्म्स हैं कि सॉइल में जो एम्बेडेड कार्बन होता है वो क्या होता है, और फॉरेस्ट के जो क्लासिफिकेशन है कि डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट के कितने रेशियो हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी स्टैटिक में आ जाती हैं। उस स्टैटिक चीज़ों को आप कवर करें। उसी तरह से पोल्यूशन में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से जितने पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इन सारे वेस्ट में जो नए आपको करंट अफेयर्स में आपको दिखेंगे कि ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। वो इनिशिएटिव्स अगर आप समझ पा रहे हैं, वो आप सही से मैप कर पा रहे हैं कि कौन से इनिशिएटिव किससे रिलेटेड हैं, तो वो फिर क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं इनिशिएटिव से। बाकी पॉल्यूशन को समझना काफ़ी आसान है। जैसे एयर पोल्यूशन में मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे आपके इनिशिएटिव्स को लेकर कि कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं या क्या है। बाकी एनालिसिस पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। उसी तरीके से जैसे कोरल ब्लीचिंग है, तो कोरल ब्लीचिंग क्या है, बहुत ही वो एनालिसिस में चला जाता है। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए आपको कि किस चीज़ से कोरल ब्लीचिंग होती है, किस चीज़ से नहीं होती। क्वेश्चंस भी इसी पे आते हैं कि अगर ये इवेंट हुआ तो क्या इससे कोरल ब्लीचिंग होगी या नहीं होगी, तो उसको आप बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ें। तो ये जितने भी इन्वायरमेंट के जितने टॉपिक्स हैं, आप बुक को रेफ़र करें, लेकिन बुक से आप डरे नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं कवर करना है आपको। उसमें सेलेक्टिवली टॉपिक्स कवर करने हैं डिपेंडिंग ऑन के PYQ में क्या ट्रेंड है, किससे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फिर उससे आप उसको हाईलाइट करें। और फिर मैंने क्या करा था कि मैंने जो वो थे शुरू में मैंने एक सुदर्शन सर हैं, आई गेस टारगेट UPSC करके कोचिंग है उनके लेक्चर अटेंड किए थे जस्ट टू गेट हैंग ऑफ के व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। बट उसमें मुझे एक ड्रॉबैक ये लगा था कि वो उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है इट्स वेरी गुड, बट इट्स वेरी डिसऑर्गेनाइज। मुझे कभी वो इंटरलिंकेजेस की वजह से वो डिसऑर्गेनाइज लगा मुझे। तो जब फिर मैंने बुक रेफ़र किया, बुक से मैंने जब पढ़ा, तो फिर वो सारी चीज़ों को मैंने सही से क्लासीफाई कर पाया। और इन्वायरमेंट में ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स के आप नोट्स बना सकते हैं, मतलब वहाँ से आप उठाकर कुछ टॉपिक्स से, बहुत ज़्यादा नहीं है इन्वायरमेंट। अगर आप देखें करंट अफेयर्स को अगर आप अलग कर देते हैं तो बहुत लिमिटेड पेजेस बनते हैं, 60-70 पेजेस काफ़ी हैं अगर आपको स्टैटिक चीज़ें कवर करनी है इन्वायरमेंट के लिए। तो वो आप कर सकते हैं, जो भी आपको टीचर पसंद आए। सुदर्शन सर इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज उनके पढ़ाने का जो स्टाइल है वो है ही इज़ मोर इनटू इंटीग्रेटेड एंड इंटरलिंकेजेस वाला एस्पेक्ट, जहाँ पे वो एक टॉपिक को लेकर अलग अलग टॉपिक से इंटरलिंक करते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि फिर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ में आता कि कौन से टॉपिक किसके बाद आ रहा है या किससे पहले है, या कौन से टॉपिक का क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो भी आपको अच्छे टीचर्स लगे उनसे आप इन्वायरमेंट पढ़ें। इन्वायरमेंट में जो करंट अफेयर्स का रोल है वो काफ़ी है। तो करंट अफेयर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे करंट अफेयर्स को डील करना है। इसके साथ करंट अफेयर्स के साथ ये है कि करंट अफेयर्स को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को शुरू में आप डिले कर सकते हैं, मे बी 2 महीने 3 महीने आप बाद से स्टार्ट करें करंट अफेयर्स पढ़ना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती, आप सीधा करंट अफेयर्स पे जंप कर जाते हो, तो आपको समझ नहीं आता और आपको सब कुछ बर्डन लगने लगता है। सो अगर आप इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इंश्योर कि आपके पास आपका इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है वो एक डिसेंट कवर हो रखा हो, सो दैट यू नो कि कौन कौन से टॉपिक्स किस कैटेगरी किस सब्जेक्ट में है, किस सब टॉपिक्स में आ रहे हैं, सो दैट
आप फिर उस चीज़ को, जो भी करंट अफेयर्स में इवेंट्स हो रहे हैं, उसको आप बहुत ही लॉजिकली अरेंज कर पाओ। तो मुझे शून्य आईएएस अच्छा लगा क्योंकि उसमें पर पेज हाई डेंसिटी फैक्ट्स हैं, तो वो मुझे अच्छे लगे। ऑल्दो जो शुरू में तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को समझने में मुश्किल हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं होता वो। और शून्य आईएएस में एक और चीज़ आप ध्यान देना कि ये शुरू में जो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स कवर करते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, जो बहुत लेस नोन स्पीशीज़ हैं उस पर चले जाते हैं। तो उसमें आप परेशान ना हो, उसको आप बहुत ही लिमिटेड जो फेमस हैं उसको पढ़ें, बाकी चीज़ों को स्किप करें। आप ज़्यादा जो हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं, जो ऐसे टॉपिक्स जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपने ट्रेंड एनालाइज किया होगा, उसको रेफ़र करें। इसके बारे में, स्पीशीज़ के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में बहुत लेस नोन स्पीशीज़ जिसको आप याद नहीं कर पाएंगे, उसके चक्कर में आप नहीं पढ़ें। ज़्यादा फोकस करें आप अपने जो नए टर्म्स आए हैं या नया कुछ हैपनिंग्स हुआ है उसको रेफ़र करने की कोशिश करें। तो ऐसे करते करते आप मंथली अगर कवर करते रहेंगे, और जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसमें भी मंथली करंट अफेयर्स आते रहते हैं, तो जब आप टेस्ट सीरीज जब चलता रहेगा तो आपका करंट अफेयर्स भी साथ के साथ रिवाइज होता रहेगा। अब आते हैं हम अपने फाइनल स्टेज पे, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं जहाँ क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पूछे जाने की। उन टॉपिक्स से अगर हम उसको अगर सेपरेटली हम कवर करें, उसको डिटेल्स में कवर करें, उसको जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल नोट्स हैं, जो हमने बुक्स हैं, उसको उससे अलग करके हम थोड़े से ज़्यादा डिटेल्स में कवर करें, तो वो टॉपिक्स हमें ज़्यादा आउटपुट देगा। सो अगर हम सपोज करें, जैसे मैंने बताया वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल का क्वेश्चन, वो काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं, काफ़ी फैक्ट्स पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। बट आप कोई भी कोचिंग के नोट्स ले लें या कोई बुक ले लें, तो उसमें बहुत ज़्यादा हर जगह बहुत लिमिटेड फैक्ट मिलेंगे। तो अगर आप 2-3 रिसोर्सेज को रेफर करके इन टॉपिक्स के अगर आप नोट्स बना लें 4-5 पेज में, तो ये आपको हेल्प करेंगे अल्टीमेटली जब आप लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो ये वैसा हाई यील्डिंग टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छा आउटपुट रेशियो देगा। वैसे ही मैंने बताया कि पॉलिटी में जैसे जितने भी एक्ट्स आए हैं पहले, रेगुलेटिंग एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पहले आए हैं जो पॉलिटी और हिस्ट्री में दोनों में पूछे जाते हैं, वो अगर आप दोनों कंपाइल करके अच्छे से 2-3 जगह रिसोर्सेज से रेफर करके कर लें, तो वो आपको बहुत अच्छा आउटपुट रेशियो देगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें चले आए, हिस्ट्री में चले आए, हिस्ट्री में अगर हम बैटल्स का एक अच्छा एक कंपाइलेशन बना लें जहाँ पे सारे बैटल्स एक साथ दिए हों कि कौन सा बैटल किस किस ईयर में हुआ और कहाँ पे हुआ, या कौन से विनर्स थे, लूजर्स थे, तो उसमें अगर ब्रॉडली हमारे पास वो आइडिया रहेगा तो वो हमें हेल्प करेगा। उसी तरीके से अगर हम इन्वायरमेंट का देख रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में अगर हम कंपाइलेशन ऐसा बनाएं जहाँ पे सिर्फ हम 3 मेजर कैटेगरीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इस सिर्फ 3 कैटेगरी के आप मेजर जो स्पीशीज़ हैं उसको लिस्ट कर दें। इसके अलावा बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। देन अल्टीमेटली लास्ट में आपके पास क्या होगा कि इस कंपाइलेशन के बाहर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में ये क्लेम किया जा रहा है कि दिस इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, देन ऑटोमेटिकली आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज रेफर किए हैं, वहाँ पे मुझे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये नाम की स्पीशीज़ नहीं दिखी। सो यू आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि ये नहीं होगा और आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाते हो, एंड देयर आर हाई चांसेस कि वो आपके सही होंगे। तो इस तरीके से आप एक इस तरह के हाई यील्डिंग टॉपिक्स की लिस्ट तैयार करें। मैं कोशिश करूँगा जितने भी ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, प्लस मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको मैं एक बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में कोशिश करूँगा कि बुक फॉर्मेट में उसको लाकर स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रोवाइड कराऊँ, सो दैट जो भी मेरा 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है और जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो इश्यूज़ फेस करे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी में, जो ख़ासकर जो बच्चे पहली बार तैयारी करने आए हैं, उनके इश्यूज़ को टैकल किया जा सके। और मैं वो कोशिश करूँगा कि उसको डिटेल में कवर किया जाए, जहाँ पे जो ब्रॉड इश्यूज़ हैं, जहाँ पे आप कंटेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कहाँ से कवर किया जाए, उसको मैं एक जगह कंपाइल करके अच्छे से एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये ब्रॉड स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे, और एक अलग वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि जब हमारे पास 70-80 दिन बचे हैं अभी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन के लिए, तो इस 70-80 दिन में कैसे हम इस साल के प्रीलिम्स को क्लियर करें, क्रैक करें।
और इसमें मैं डिटेल में फिर कवर करूँगा कि जो हमारी जो स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अभी रही है, उसको हम कैसे कंसोलिडेट करें उस 70-80 दिन में, और कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए, वो बेसलाइन है, हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप हार्ड वर्क करें और उसके साथ स्मार्ट वर्क करें। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर सही स्ट्रैटेजी आपके पास है, सही गाइडेंस अगर आपके पास है, तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आप इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें जहाँ पे सीरियस डिस्कशन हो रहा हो। आप डीकेटी को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप सीरियस डिस्कशन देखते हैं, और ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा आपकी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने में, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू, एंड आई होप आप भी इस एग्ज़ाम को एस करें और आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आकर और बाकी बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।